अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त जो मजमूई तौर पर 8 कौमी असम्बली के और 3 पंजाब असम्बली की जो नशिस्तें हैं, जो हल्के हैं, उन पर जो बाई इलेक्शंस हुए उनके जो अमल है वोटिंग का, वो तो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इस वक्त गिनती का अमल जारी हो और गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक इमरान खान हुकूमत को शिकस्त देते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक जो नशिस्त है जो मुल्तान की है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से आगे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हतमी नताइज और जो सरकारी नताइज हैं उनका तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है। लेकिन इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने देखा कि जो हुकूमत ने पहले एक नैरेटिव बनाया, उसके बाद इमरान खान का नैरेटिव था और हुकूमत ने यह दावा किया कि इमरान खान का नैरेटिव इस वक्त नाकाम हो चुका है। लेकिन जो बाई इलेक्शंस के नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्तकबिल की सियासत का जो तयन है उसका उस सिमत का तयन जो है वो ये बाई इलेक्शंस करेंगे, और इन बाई इलेक्शंस के नताइज का पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे और हुकूमत इमरान खान की जो मकबूलियत है उसका मुकाबला कैसे करेगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खेलदास कोहस्तानी साहब और साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब जो इस वक्त PTI के रहनुमा है, और साथ साथ कंवर दिलशाद साहब जो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम कराची, चारसद्दा और मुल्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त गिनती का अमल जारी है तो नताइज भी गैर सरकारी और गैर हतमी आना शुरू हो चुके हैं, तो हम इस हवाले से पहले जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले कराची की सूरत हाल हम जानेंगे इमरान अहद से। इमरान, बताइएगा कि हमने देखा कि कराची में सुबह कोई कशीदगी की एक सूरत हाल भी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल इस वक्त हमने देखा कि पुरअमन तरीके से जो इंतखाबी अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। तो ओवरऑल कितनी पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज इस वक्त आ चुके हैं? देखिए, इस वक्त मैं RO ऑफिस में मौजूद हूँ और ये NA 239 का RO ऑफिस है जिसमें मलीर और शाह फैसल के इलाके इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि 2 हल्के हैं, NA 237 जहाँ पे इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है उनका मुकाबला जो है हकीम बलोच जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ था। जबकि जिस हल्के में हम मौजूद हैं NA 239, यहाँ पर जो सरबराह है तहरीक इंसाफ के इमरान खान, वो ही यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जो मुकाबला था वो था MKM के जो नैयर रज़ा थे। मगर यहाँ की जो सूरत हाल है वो दिलचस्प ये है कि अब तक इन दोनों हल्के से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान सबसे आगे हैं। इस वक्त भी जहाँ मौजूद है NA 239 के RO ऑफिस में, अगर मेरे अकब में आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन थोड़ा दिखा सके कि स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर अब तक जो यहाँ पर जो हम रिज़ल्ट आ चुके हैं उसके मुताबिक सबसे आगे जो हमें नज़र आ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नज़र आ रहे हैं। 18 पोलिंग स्टेशन के यहाँ रिज़ल्ट आए हैं। तकरीबन 2000 से ज़ायद वोट जो है वो इमरान खान ने लिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे MKM पाकिस्तान के हैं जिनके नैयर रज़ा हैं जिन 400 कुछ वोट लिए हैं। तीसरे नंबर पे TLP के उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं। मगर जो वोट का तनासब से बात करें तो इमरान खान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे हैं। दिन भर की अगर हम मुजमई सूरत हाल की बात करें, 2 हल्के, क्योंकि इससे कबल भी NA कुरंगी के हल्के में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए था वहाँ पर हमें पुरतशद्दुद वाक़यात सामने नज़र आए थे, मगर इस बार इन दोनों हल्कों में वो सूरत हाल नज़र नहीं आई। NA 237 में गाजी गोट। बिल्कुल इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तासिर सुबानी हमारे साथ होंगे मुल्तान से। तासिर सुबानी, बताइएगा कि इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज कुछ देर पहले तक थे उसमें तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी जो हैं वो हमें आगे नज़र आ रहे थे, तो इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? जो मजीद पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं उसके बाद क्या सूरत हाल तब्दील हुई है या इस वक्त भी अली मूसा गिलानी आगे ही हैं? जी बिल्कुल नादर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मजीद नताइज हमें मसूल हुए हैं उसमें भी अली मूसा गिलानी जो हैं वो सबकत लिए हुए हैं। और इस वक्त तक मैं आपको बताऊं कि 90 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मसूल हो चुका है। 264 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से अली मूसा गिलानी जो है वो 26,974 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि मेहर बानो जो है वो 20,683। और इस तरह से देखा जाए तो ये तकरीबन 5,000 से जायद की लीड इस वक्त जो है वो अली मूसा गिलानी
लिए हुए हैं, जबकि 160 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो अभी बाकी हैं, जिनका रिजल्ट आना अभी जो है वो उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जाने मैं आपको बताऊं कि अली मूसा गिलानी ने भरपूर कैंपेन की थी इस हल्के में, और उनको जो है वो 15 के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते थे, और काफी लंबी कैंपेन के बाद जो है आज ये जो रिजल्ट इस वक्त तक आ रहे हैं उसमें वाज़ेह बरतरी हासिल की हुई है उन्होंने। चलें, बहुत शुक्रिया तासिर सुबहानी। इस वक्त आरिफ हयात से हम बात करेंगे और जो 4 सदा की सूरत हाल है उस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। आरिफ हयात, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी बाकी रहते हैं? तकरीबन 343 पोलिंग स्टेशन है नादिर यहाँ पर, और अभी 85 के करीब जो 90 के करीब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए हैं, और मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 18,135 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान यहाँ पर आगे हैं, और दूसरे नंबर पर पीडीएम के मुश्तरक उम्मीदवार और अवामी नेशनल पार्टी के सूबा सदर एमएल वली खान 15,372 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। तकरीबन 1700 का गैप जो है तो वो स्टार्ट से ही आ रहा है। इसमें अभी बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन है उसके रिजल्ट आना बाकी हैं, और काफी कांटे का मुकाबला है, क्योंकि 1700 लीड पे हैं, लेकिन अभी भी जो पीडीएम जमातें हैं तो वो ये बता रहे हैं कि अभी उनके दीगर जो हल्के हैं वहाँ से रिजल्ट आना बाकी है, और इसमें हम ये 1700 का जो गैप है ये लीड है तो इसको हम कवर कर लेंगे। आज हमने देखा यहाँ पर नादिर ये एक तारीखी अहमियत का हामिल नशिस्त है, क्योंकि इस नशिस्त से एमएल वली खान के वालिद अस्कंदर वली और फिर उनके वालिद खान अब्दुल वली खान यहाँ से वो इंतखाबात लड़े हैं। एनपी का गढ़ समझा जाता है, और यहाँ से बारहा जमीयत उलमा इस्लाम भी जीत चुकी हैं। इस बार 2018 के इंतखाबात में यहाँ पर बल्ला चल गया और इंतखाबात ये लोग जीत गए हैं, और अभी दोबारा इस पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो एनपी के लिए भी अहमियत के हामिल, लेकिन एमएल वली खान का पहली बार कौमी असम्बली के नशिस्त पर उनका भी इलेक्शन है, और इस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि एनपी से उनके गढ़ में जीत जाए एक बार, फिर दोबारा उनसे मुकाबला करना आसान होगा। ठीक है आरिफ हयात, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अकीलदार साहब, आप देखेंगे इस वक्त जो गैर हतमी और गैर सरकज हैं उनमें तो खान साहब आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखें नादिर साहब, मैं समझता हूँ ये ज़िमनी मजाक है कौम के साथ और मुल्क में, और एक शख्स ने पूरे निज़ाम को यरगमाल किया हुआ है। इतनी अरबों रुपए खर्च हुए इलेक्शन कमीशन के, और बतौर मैं पाकिस्तानी ये बात करूँ, मेरी ये ज़ाती राय है, और ये सबको पता है कि इमरान खान अगर 3 सीटें जीतता है, 4 जीतता है या 5, अभी नताइज आने हैं मेरे ख्याल में, मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरी आती इतलात है, नानकाना साहब और 237 और 3-4 सीटों पे इमरान को शिकस्त भी हो सकती है। तो पूरे निज़ाम को उसने यरगमाल किया हुआ है, और हम जो कहते हैं कि हमारा मुकाबला फितने से, झूठ से, फ्रेब से, जो उन्होंने जो बयानियाँ बनाने सारा झूठ पे मुश्तमिल है, और वो 6 महीने से अवाम में जाके वो बेच रहा है वो अपना जो झूठा बयानिया है। और दूसरा जो हम कहते हैं फॉरेन फंडिंग, इनके पास जो अरबों रुपए जो फॉरेन फंडिंग है या जो पैसा है जो इसको ये लगा रहा है अपने जलसों में, अपने कैंपेन में, तो ये असल इलेक्शन मुझे बताएं कि हुकूमत को तो कोई नुकसान नहीं, हुकूमत की कौमी असम्बली में और बढ़तरी बढ़ जाएगी, लेकिन नैरेटिव तो फिर खान साहब का कामयाब हुआ है। नैरेटिव ये जनरल इलेक्शन में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमें संजीदगी से, हमें बतौर हुकूमत पार्टी हमें इस पर सोचना भी चाहिए। हम ज़ाहिर देखेंगे इसके क्या वजूहत है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। पर मगर मैं ये समझता हूँ कौमी असम्बली में तो सीटें इनकी कम हो जाएगी अगर इमरान खान जीत गया। तो क्या अवाम का जो मैंडेट था, या अवाम अगर आबिद शेर अली जीतता है तो मैं समझता हूँ वो हल्के की नुमाइंदगी भी करेगा, काम भी करेगा। तो ये एक शख्स जो सारा कुछ करके इस निज़ाम को अपने कर रहा है, तो इससे हुकूमत को वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सियासी तौर पे ये बात करेगा। अच्छा, सुबह जो इमरान खान ने ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि पीडीएम से मेरा मुकाबला है, मेरा इलेक्शन कमीशन से है, मेरा नामालूम अफराद से है। तो मुझे बताएं कि ये वाहिद हुकूमत है PMLN की, जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, हुकूमत ने एक नई रवायत कायम की थी, कोई हुकूमती वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए, कोई हमने धांधली की
जो इमरान खान ने डस्का में जिस तरह धुंध आ गई थी, कोई इस तरह हमने कोशिश नहीं की। हमने एक नई रवायत और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नया कदम रखा है, हमने वो नतायज भी माने थे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को ज़ाहरी तौर पे जो अददी के लिहाज से हम हुकूमत बरतरी हम हार के भी जीत जाएंगे, इमरान खान जीत के भी हार जाएंगे। चलिए इसी पे चीमा साहब से जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात करेंगे। चीमा साहब, आपने देखा कि इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं उनमें तो खान साहब जो है वो जीत रहे हैं, तो अब आप पर तनकीद ये हो रही है कि ये प्रैक्टिस जो है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि आप असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, तो फिर क्या पीटीआई की हिकमत अमली होगी? देखें, ये मैं तो समझता हूँ कि बड़े मज़ेदार लोग हैं इसके पीडीएम के, कि ये आपस ये शेर अली को संजीदा कह रहे हैं, अपने आप को संजीदा कह रहे हैं और इमरान खान को गैर संजीदा कह रहे हैं और अवाम को एक होस्टेज बनाया हुआ है। भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं? इस मुल्क में बिलावल से, मरियम से, हमजा शहबाज से, अपना फजल रहमान के बेटे से, फजल रहमान से, ये जो आप कह रहे हैं अमल वली खान है, इससे कम से कम 10% लोग हैं जो ज्यादा पढ़ेंगे, जिनकी विजडम, जिनके ग्रेड, जिनके मार्क्स, जिनकी डिग्री इनसे बेहतर है, जिनके स्कूल इनसे बेहतर है, और वही इस मुआशरे की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो आप कह लें जो बयानिया है या जो ओपिनियन मेकर, वही 10% हैं जो लोग इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप इज्तिमाई दानिश को रिफ्यूज करें, आपको रिजेक्ट कर दिया हर सीट पे अवाम ने। अब ये जो बात करें केपीके की, जहां तीनों पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा था, एएनपी ने, फजल रहमान ने और मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, वो सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन हार गए। जब और फिर ये है कि पीटीआई ने, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि इलेक्शन मुलतवी होने हैं, इलेक्शन कमीशन इनका बड्डी बना हुआ है, वो एक टाउट के तौर पर काम कर रहा है, वो कभी इलेक्शन कैंसिल करता था, कभी मुलतवी करता था, कभी कुछ कहते थे, कभी अदालत में जाते थे, तो हमें डाउट था कि इलेक्शन होंगे या नहीं। हमें ज्यादा चांस ये था कि इलेक्शन नहीं होंगे। हमने कंपेन भी नहीं चलाई, फिर भी अवाम ने और इन्होंने मेहनत की, बाकायदा इन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए थे, पता था इन्हें करना क्या है, फिर भी इलेक्शन बुरी तरह हार गए। जब हार गए हैं तो आज भी कह रहे हैं इससे फर्क को नहीं पड़ेगा। भाई आप कोई डिक्टेटर हैं, आप कोई चोर हैं, आप क्या हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब अगर आपको वोट से फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप हैं क्या? लेकिन यही है ना जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये तनकीद ये हो रही है ना, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सामने ये सवाल रखें। तनकीद ये हो रही है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में एक तरफ आप कौमी असम्बली को मानते नहीं है, मौजूदा असम्बली को, और फिर उसी असम्बली के हलकों पर जो इंतखाबात हो रहे हैं, खान साहब खुद साथ के साथ हलकों पर जो हैं वो खुद हिस्सा ले रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जैसे मैंने पहले सवाल रखा ब्रेक से पहले कि आप तो मौजूदा असम्बली को मानते ही नहीं है, तो फिर ये जो 7 हलकों पर खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, हमारा बेसिक क्लेम ये था कि ये जो लोग हैं इनका मैंडेट नहीं है, ये बगैर मैंडेट के, बगैर गैर कानूनी तौर पर साजिश करके लाए गए, पैसे दे के, एक मुखालफिन को इकट्ठा करके, एक बता के कि अमेरिका भी पीछे है, फलाना भी पीछे है, फलाना भी पीछे है, और पैसे दे के ये लाए गए। इनके पास मैंडेट नहीं है। हमने इस इलेक्शन में ये साबित किया कि ये मैंडेट वाकई। सर वो तो कहते हैं हम तहरीक एतमाद लाए थे और पार्लियामान के जरिए आपको हटाया गया है। पार्लियामान के जरिए जितना हटाया गया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये तो इनको भी पता है बेचारों को कि क्या है। अब बेसिक तो बात है कि जो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का इतनी बेइज्जती वाला लफ्ज है, इतना मैं समझता क्या गुजरे चीज है कि मैंडेट जमहूरियत में सब कुछ है ही कीजिए। अब इतने 13 पार्टियों को जिनकी कई नस्लों से सियासत थी, सारे मिल के सारे फारिग हो गए। वजह ये आउटडेटेड सियासत कर रहे हैं, ये आज की दुनिया की सियासत नहीं कर रहे। ये जो बादशाह थी कि अपने बच्चों को सारा कुछ देना, दौलत और ताकत का इर्तिकाज, अपने किले में सारे सोना इकट्ठा करना, अपने किले में घोड़े इकट्ठे करना, अपने किले में ताकत इकट्ठी करना, ये तो वो लोग हैं। जरदारी और उसकी औलाद, ये बेनजीर क्या नाम है। लेकिन चीमा साहब, फिर आप पर भी तो तनकीद हो रही है। आप मोरूसी सियासत के खिलाफ थे, लेकिन आप देखें कि कुरैशी साहब खुद हैं, उनके बेटे हैं, अब उनकी बेटी को मुल्तान में टिकट दिया गया है। देखें, मैं समझता हूँ कि किसी भी बंदे का जाके तो एक प्रोसेस के थ्रू आना, उसका आप एज ए वर्कर आना, वो और बात है। वो सियासत अमेरिका में भी होती है, वो यूरोप में भी होती है। बेसिक बात है कि आपका पहले दिन 17 साल का बच्चा वाइस चेयरमैन बन जाए पार्टी का एक पर्ची के जरिए,
दूसरे का बच्चा वज़ीर आला बन जाए, तीसरे की बेटी मतलब वज़ीर आज़म बन जाए या वज़ीर आला बन जाए, और उसके आगे नवाज साहब भी उसी की तैयारी कर रहा हो। सियासत ये है, एक बंदा अपने बाप की पार्टी में आता है, आगे वर्किंग करता है, वर्किंग करते करते आगे आता है। तो ये काम तो अमेरिका में भी हो रहा है, ये तो सारी दुनिया में हो रहा है। तो बेसिक जो बात है, मैं पहले जो बात कर रहा था कि हमने ये साबित करना था कि इनके पास मैंडेट नहीं है, वो आज साबित हो गया। जब साबित हो गया तो जिस पार्टी के पास मैंडेट नहीं है और वो पॉलिटिकली इस मुल्क को स्टेबल कैसे कर लेगी, और उनको लाने वाले स्टेबल कैसे कर लेंगे। और फिर लाने वालों ने एफर्ट भी कर ली, ड्रा भी लिया, नंगा भी कर लिया, छितर भी मार ली। हुआ क्या, लोगों का डर और उतर गया। हुआ क्या कि लोगों की जुबान और खुल गई। हुआ क्या कि लोग ज्यादा लाउड हो गए। लिहाजा इस काम को छोड़ दें। ये वो 11वीं सदी नहीं है, 12वीं सदी नहीं है। डंडा, घोड़ा, तलवार वो नहीं है। जीते जागते इंसान है जो आज़ादी मांगते हैं, जो जमहूरियत मांगते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मांगते हैं। यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे सोशल मीडिया है। लिहाजा आज का लायक आदमी वही है जो वाकई लायक है। आज का ईमानदार वो है जो वाकई ईमानदार है। आज झूठी बात करके, आज ड्रामेबाजी करके आप ऐसा नहीं कर सकते। आप शबाशी मतलब कीमत बढ़ाते हुए कह रही। लेकिन चीमा साहब, जब वोटिंग का अमल जारी था तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तनकीद कर रहे थे। तो अब आपके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? इलेक्शन कमीशन इस मुल्क का बदतरीन इलेक्शन कमिश्नर है। इस मुल्क की तारीख का बदतरीन शख्स है वो, जिसने जो कुछ कहता है वो जैसे किराए का बंदा आया होता है, नौकर होता है किसी का, जो कुछ करता है वो करता है। मैंने खुद उसको पूछा हुआ है। सर, आपने खुद उनकी जो तकर्री की हुई है, खान साहब ने खुद। मैं कहता हूँ कि ज़ियाउल हक की क्या तकर्री की भुट्टो ने उसको मार दिया। तो क्या मैं ज़ियाउल हक को फरिश्ता कह दूं, नेक कह दूं, अच्छा कह दूं? और भुट्टो के लगाए हुए जजों ने उसको सजा मौत दे दी, क्या मैं उसे अच्छा कह दूं? नवाज शरीफ के ठीक है चीमा साहब, खीलदास को अच्छा कह दूं? ठीक है चीमा साहब, डिक्टेटर कहूंगा मैं उसे। देखें, मैं मुशर्रफ को डिक्टेटर कहूंगा, मैं मुशर्रफ को गंदा आदमी कहूंगा। ठीक है, हम खीलदास कोस्तानी साहब की तरफ आते हैं। कोस्तानी साहब, आप देखेंगे अब आप जो नैरेटिव कह रहे थे कि नाकाम हो चुका है, लेकिन अब जो नतायज हैं उनमें तो देखें खान साहब का नैरेटिव आगे जा रहा है। तो आप हुकूमत कैसे मुकाबला करेगी फिर? देखिए, बात ये कि जो बात ये कह रहे हैं, जो मसाइल की ये निशानदी कर रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। उसी इलेक्शन कमीशन से आप कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मेरे मुताबिक हम इमरान खान हारेगा भी सही आज। अच्छा, मेरी जो इतलात है, तो अगर इमरान खान जीती हुई सीट हारता है तो फिर ये क्या कहेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने इल्ज़ाम इदारों पे लगाते हैं, तो सारे जब इदारे न्यूट्रल है, कोई हुकूमत ने अपने वसाइल इसमें इस्तेमाल नहीं किए। ये शख्स देखो उसका बयानिया क्या है। ये एक शख्स नंगा होकर खड़ा हो गया है, जो ना मुल्क की सलामती देख रहा है, ना मुल्क की मईशत की उनको परवाह है, ना मुल्क की सियासत की परवाह है, ना मुल्क के इक़्तिदार की परवाह है, ना इनको जमहूरियत की परवाह है। अगरचे इनको हम समझते हैं, हम कह रहे थे जब हमने हुकूमत ली कि ये जो महंगाई है, ये जो बड़ा फैक्टर है, ये इनकी गलतियों की वजह से, इनकी जो बोझ है वो हमने अपने सर पे लिया है। हमने मुल्क की खातिर लिया है, हमने रियासत को तरजीह दी है, सियासत को तरजीह बाद में दी है। तो उस वजह से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मगर हम समझते हैं कि कौम ये भी देखेगी, उसका सख्त जिम्मेवार भी ये है। अच्छा, बिलफर्ज अगर ये जीत गया तो क्या ये तो पार्लियामेंट को जूती की नोट पे रखता है। किस काम का ये इसका मैंडेट है? तो वो कह रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि हमारी कोई भी इलेक्शन होती है ना, उसके नतायज से कुछ हासिल किया जाता है। इससे कुछ हासिल नहीं किया। इससे मुल्क का वक्त, कीमती वक्त ज़िया हुआ, आवाम का पैसा ज़िया हुआ, आवाम का। तो मैं तो लेकिन खान साहब की मकबूलियत तो नजर आ रही है। खान साहब की मकबूलियत ये आर्जी है, हवा का झोंका है, ये निकल जाएगी। इससे जनरल इलेक्शन या उसकी मुस्तकिल की पाकिस्तान की सियासत पे कोई नहीं फर्क। जो बात आज खान साहब कर रहा है नंगा होके, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। उसने अपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जिन हलकों पर इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा अगरचे वो इस अवाम के वोट पे या पार्लियामेंट पे यकीन रखता है, जमहूरियत पे यकीन रखता है, तो न्यूट्रल को क्यों कह रहा है कि आप न्यूट्रल ना रहे, मुझे सपोर्ट करें। तो आज भी वो कोशिश ये कर रहा है कि इक्तदार में मुझे किस तरह आना है। जैसे पहले वो आया है, आज भी वो ये नहीं कोशिश कर रहा है। अगरचे उस पर बिलीव करता तो मैं समझता हूँ फर्क हबीब लड़ता आबिद शेर अली के सामने, और वो जैसे गिलानी साहब जैसे जीता है, इस तरह आबिद शेर अली की कामयाबी यकीनी होती। तो ये एक उन्होंने अपने पूरे निज़ाम को यरगमाल किया हुआ है अपने झूठ और फ्रेम से। कंवर दिलशाद साहब की तरफ चलते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपने आज देखा कि जो ज़िमनी इंतखाबात का जो वोटिंग का अमल रहा और उसके बाद अब जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आना शुरू हो गए,
तो बतौर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप कैसे देखते हैं जो आज का ये बाई इलेक्शंस जो हुए हैं मजमूई तौर पर 11 हलकों पर? देखिए कि हमारे दोनों जो दोस्त हजरात हैं उन्होंने अपनी पार्टी की मफादात के तहत अपनी तर्जमानी करते हुए तजिया पेश कर दिया। ठीक है, उनका राइट बनता है, ये पार्टी के तर्जमान हैं और पार्टी के वफादार हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो मसला ये हो रहा है कि इमरान खान ने अगर ये 7 सीटों पर से 5 सीटों पर भी कामयाबी इनको नजर आ रही है, 2-3 सीटें तो ये हाथ से निकल जाएगी, लेकिन 5 सीटें तो इमरान खान को मिल जाएगी। इमरान खान को एक अपना स्टेटमेंट या बयान या नैरेटिव जो भी है उस पर ये साबित कर देंगे जरा मेरी पाकिस्तान में मेरी बड़ी मकबूली है और मैं 5 हल्कों में या 6 हल्कों में मेरी पार्टी जो है या खुद मैं कामयाब हो गया। इसका असर बहुत गहरा पड़ेगा, इसका असर काफी चीजें इसकी पड़ेगा। एक तो जब ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं तो हमारा तो ख्याल यही है, नाकस राय यही है कि इस्लामाबाद तो नहीं आएंगे, ये महज अपनी आवाम को वोटर को गर्मजोशी करते रहेंगे और उनको मुतर्रद करते रहेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे दोस्त हैं मुहाबिर मुसद्दिक नवाज की तरफ से बोल रहे हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए था कि इमरान खान ने 55 जलसे किए, हम उनकी पॉलिसी से खिलाफ करते हैं, बात दुरुस्त है, उनकी बहुत से नैरेटिव से हमारा इख्तिलाफ है, मजाक भी है। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी ये देखें कि उन्होंने 55-60 जो है वो जलसे किए हैं, ये तो बड़े बड़े जलसे किए। इसके बाद मुख्तलिफ फोरमों को एड्रेस किया, यूनिवर्सिटीज को एड्रेस किया है। इस वक्त भी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनके गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है और इस वक्त कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब, आपने देखा होगा कि जैसे ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ था तो चंद घंटों बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की गई और ये कहा गया कि 75% आप रिगिंग कह दें, धांधली अगर हम उसको कहें तो वो गिनती के दौरान होती है। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये खदशात दुरुस्त हैं कि गिनती के दौरान कोई धांधली हो सकती है? देखा जी, बिल्कुल सही है, ये तमाम पार्टियों को शिकायत हमेशा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी अहम बात है इनकी जो बाकायदा पोलिंग एजेंट्स वहाँ मौजूद हैं और वो टैगर फोर्स की तरह बैठे हुए हैं पोलिंग एजेंट्स, तो उनकी मौजूदगी में तो टेम्परिंग नहीं हो सकती। अगर वो टेम्परिंग हुई है तो इसका मतलब यह है कि जो इनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनको खरीद लिया गया है या उन्होंने अपना टेम्परिंग करने में उनके साथ साथ तावन कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी में टेम्परिंग कैसे हो सकती है, जबकि कानून ये कहता है कि फार्म 45 पे दस्तखत करने पड़ेंगे पोलिंग एजेंट्स को। अगर पोलिंग एजेंट्स इनकार कर जाए तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रिमार्क्स लिखेगा कि जी मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने इनकार कर दिया, ये रिकॉर्ड का हिस्सा मुकम्मल हो गया। जब इनके पोलिंग एजेंट्स हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं तो फिर टेम्परिंग कैसे हो सकती है? अब ये सब लेम एक्सक्यूज होते हैं, हर पार्टी लगाती है, मैं एक पार्टी नहीं कहता, हर पार्टी को ये हुआ मामला हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इमरान खान साहब जो हैं वो कोई उनके साथ अच्छी ताल्लुकात अब नहीं कहना चाहिए कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के काफ़ी वजूहात हैं। जब कभी किसी प्रोग्राम में हम बोलते भी रहे, कहते भी रहे, तो फॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग केस है, जिसके बिना पर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन से तकरीबन 1-1.5 साल से नाराज़ हैं, इसी मामले पर नाराज़ है, बाकी कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसके बारे कहानी कुछ और भी हैं, उन्होंने ताल्लुकात पैदा करने की भी कोशिश की, बड़ी बड़ी सिफारिशें बड़ी करवाई। अब मैं इस यहाँ स्टेज पर क्या नाम लूँ कि कौन कौन सी शख्सियात आई हैं जिन्होंने सिफारिश की हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि जनाब आप इस केस को दाएं बाएं कर दें या आप इमरान खान से अपने मुलाकात कर लें। उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो कंवर दिलशाद साहब, वैसे आप क्या समझते हैं कि कब तक जो हतमी नताइज हैं वो आ जाने चाहिए ताकि इस इंतखाबी अमल पर फिर सवालात ना उठें? ये हतमी नताइज में तो तकरीबन रात को 12-1 बजे से पहले आ जाएंगे और इस पर इमरान खान की बड़ी कामयाबी है। और इमरान खान की बड़ी कामयाबी इसलिए है कि उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत की है, बाकी खिलाफ छोड़ें आप, उन्होंने 4-5 महीने जब से उनके खिलाफ आदम एतमाद कामयाब हुई है तो वो एक दिन भी चैन से वो नहीं बैठे। उन्होंने कोई 50-60 जलसों से खिताब किया, बड़े बड़े अजीम जलसे थे, कामयाब जलसे थे। इसके बाद उन्हें हर फोरम पर एड्रेस किया, जैसे कॉलेजों में गए, यूनिवर्सिटियों में गए, लायर्स के साथ गए, ट्रेड यूनियन के साथ गए, हर जगह उन्होंने खिताब किया, बड़ी मेहनत की उन्होंने, जिस पर उन्हें कौम के अंदर शऊर पैदा कर दिया कि जो मौजूदा हुकूमत है ये नाहिल है, ये काम करने की बिल्कुल नहीं, इसमें सलाहियतें नहीं है और उन्होंने आवाम की कोई खिदमत नहीं की 6-7 महीने। और उसमें ये साबित भी कर दिया इस मौजूदा हुकूमत ने कि 70-80 जो है इनके एडवाइज़र मिनिस्टर, आप ये बताइए ये 80-80 के भी एडवाइज़र होते हैं कभी?
इस पर क्या हुकूमत चलेगी, कैसे चलेगी। ठीक है कमर दिल साहब, हम चीमा साहब के सामने एक सवाल रखेंगे। चीमा साहब, अब इस हवाले से जैसे हमने देखा कि कहा गया कि पीटीआई जो है वो जल्दी लॉन्ग मार्च की कॉल भी देने जा रही है, तो अब ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद आपको इन बाई इलेक्शंस के नताइज का इंतज़ार था कि इसमें नताइज क्या आते हैं। तो अब अगर आपको इसमें कामयाबी तमाम हलकों पर हासिल हो जाती है तो क्या ये हिकमत अमली तय हो चुकी है कि लॉन्ग मार्च जो है इन नताइज के बाद उसकी कॉल दे दी जाएगी? नहीं, नताइज का तो हमें प्लस माइनस पहले अंदाजा था कि ये नताइज आएंगे। अच्छा, इशू उसमें तो छोटी मोटी चोरी कर सकते हैं ना, रिपेयर कर हेराफेरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अदरवाइज इलेक्शन का नताइज का तो हमें पता है। इशू ये था कि हम समझते हैं कि ये जो यू कैन से कि जब रिजल्ट आएंगे, एक तरफा रिजल्ट आएंगे, जब इतनी बड़ी शिकस्त होगी तो जो हमारा क्लेम है उस क्लेम पे आके कुछ हल्के सोचें कि यार कहीं कहीं अकल जो है प्रिवेल कर जाए, कहीं विजडम प्रिवेल कर जाए कि बात तो ठीक है। तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं तो जिसका मैंडेट है वो मैंडेट दें, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो चीमा साहब, मतलब ये समझा जाए कि जो नताइज हैं उनके बाद अब लॉन्ग मार्च की कॉल पर आप नजरसानी करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इसके बाद भी नहीं मानते वो अपने रवैये पे नजरसानी करें। अगर रवैये पे नजरसानी नहीं करेंगे तो लॉन्ग मार्च। अच्छा, वो अगर देखें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के दोस्त अगर रवैये पे गौर नहीं करते तो फिर इलेक्शन की तरफ नहीं आते तो फिर लॉन्ग मार्च होगा। अगर इन नताइज को देखते हुए कहते हैं हाँ भाई आज आपका बयानिया चल रहा है, आज हम परफॉर्म नहीं कर सके, ठीक है चीमा साहब, हम गुफ्तगू चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर आप कहेंगे जब चेंज करने की कोशिश करेंगे अगली बारी हमारी आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी नहीं करती तो लॉन्ग मार्च की जो कॉल खान साहब ने कहा हुआ है वो भी दी जा सकती है। तो हम खिलदास कोहिस्तानी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं उनके सामने एक सवाल रखेंगे। खिलदास साहब, आपने देखा कि अगर ये 7 के 7 हल्के खान साहब जीत जाते हैं हतमी नताइज के मुताबिक तो ये पीडीएम के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, और अगर खान साहब कल कॉल देते हैं तो मकबूलियत का अंदाज़ा हुकूमत को यहाँ से होना चाहिए कि फिर कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो 7 सीटों पे इमरान खान कामयाब नहीं हो रहे, जो मेरे इतलात हैं। अच्छा, उनको शिकस्त भी आ रही है, ठीक है। दूसरी बात देखें, आपने जमशेद साहब की जो गुफ्तगू सुनी वो हुकूमत को नहीं ललकार रहे, वो उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि वो पाँव पकड़ के बैठे हुए हैं कि आप नज़रसानी करें, आप गौर करें, हम मौजूद हैं। मतलब ये कि आपको अवाम के वोट पे भी एतमाद नहीं है। अगर 2-3 सीटें खान साहब आज जीतते हैं या पीटीआई को कामयाबी मिलती भी है तो इनको वोट पे अवाम पे वो मतलब यकीन नहीं है कि हमें कल हम इलेक्शन जब 23 में होगा तो हम जीत जाएंगे। वो ये नहीं सोच रहे हैं। इनकी सारी गुफ्तगू आप सुन लें। और दूसरा बताएं, इस्लामाबाद में आने का क्या वजूहत है वो बताई जाए कौम को ना, किस वजह से आ रहे हैं, पर दबाव डाला जाएगा या देखें ना, आप एक तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में जूती के नोट पे रख रहे हैं, तीसरी तरफ आप पाँव पकड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें लाओ। आप कोई भी डेमोक्रेटिक जो बंदा होता है वो अवाम के वोट, अगर जमहूर के फैसले पे यकीन रखता है तो वो ठीक है। अगर आप खान साहब जीत जाते हैं आप आ जाएं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप आके अपनी बात करें। मुझे ये बताइए कि हमने अगर इनको शिकस्त दी है पार्लियामेंट के अंदर, अदम एतमाद कामयाब किए, क्या हमने गैर जमहूरी काम किया है? ये कहते हैं कि ये मैंडेट नहीं है, मैंडेट हमें आइन ने दिया है। तो लॉन्ग मार्च की इजाज़त देंगे आप? लॉन्ग मार्च देखें, ये लॉन्ग मार्च बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी की, नवाज शरीफ साहब ने भी की, माजी में हमने सबने की है। वो लॉन्ग मार्च होती है। ये 2014 में भी इसने मुल्क को जो है नुकसान दिया। जो चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था उनका दौरा रोका, मतलब वो पूरा मुल्क दुश्मनी पे मंसूबा था। 25 मई को जब आ रहे थे तब भी ये इस्लामाबाद को और इस पूरे निज़ाम को होस्टेज करना आ रहे थे। आज भी इनके जो मकासद है, जत्थों से अगर हुकूमत जाएगी तो आप अवाम में ना जाए। अगर आप या तो अवाम का रास्ता चुनें, अगर आप जत्थों से या आएंगे और कहेंगे कि हम आके इस्लामाबाद को फतह करेंगे तो ये फतह नहीं होगा। ये ब्लैकमेलिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है। कंवर दिलशाद साहब से भी पूछते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आप बताइएगा कि अभी जो ज़मीनी इलेक्शन के ये जो नताइज सामने आ रहे हैं गैर सरकारी और गैर हतमी, इसके बाद आप समझते हैं कि हुकूमत पर कोई दबाव जो है वो पड़ सकता है कि वो आम इंतखाबात की तरफ जाए? ये जो लोगों ने वोट दिया ना इमरान खान के बाद हल्कों में, जो कामयाबी नजर आ रही है उनको,
ये इमरान खान की गुड गवर्नेंस का वोट नहीं है। ये वोट है जो इन्होंने बयानिया दिया, नफरत फैलाई, चोर डाकू के खिताबात दिए और साबित किया कि इन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये उसके असरात की वजह से लोगों ने उनको वोट दिए हैं। असल बात है कि गुड गवर्नेंस में तो 3.5 साल में इमरान खान की नहीं थी, सबको पता है। चीमा साहब बैठे हुए हैं, उनको भी अगर दिल पे हाथ रख के बात करें तो वो भी मान जाएंगे कि वाकई 3.5 साल में इनकी कोई अच्छी गुड गवर्नेंस नहीं थी, पंजाब में खास तौर पे भी नहीं थी। इसी तरह आप ये देखें कि लेकिन इन्होंने जो हुकूमत में इमरान खान इतनी शानदार तरीके से अपनी इंक खेली है कि जो आदम एतमाद की तहरीक हुई उसमें नाकामी होने के बाद यानी वो हार गए, अपने इमरान खान साहब वो कामयाब ना हो सके, बाइकाट कर दिया, चले गए। कंवर दिलशाद साहब को आपने सुनी और इस वक्त भी जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं वो आने का सिलसिला जारी है और इन गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो आगे नज़र आ रही है। अब देखें कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान होता है उसके बाद हतमी नताइज जो हैं वो क्या सामने आते हैं। खीलदास कोहिस्तानी साहब और जमशेद इकबाल चीमा साहब समेत जो कंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू थी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से मुतलिक वो आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।